तो जो अगर हम कह सकते हैं जो ये डीमेटेरियलाइजेशन क्या है, डीमेटेरियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, डीमेटेरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स in their physical form are cancelled and investor is given an electronic entry so that he can hold it as an electronic balance in an account. The process of holding security in an electronic form is called DMAT. तो जो सिंपल सी बात है हिंदी में कि हम जो हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट फिजिकली पड़े हुए हैं उसको हम कैंसिल करवा रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपोजिटरी के बाद रखवा रहे हैं, जो एक तरह का शेयर्स का बैंक है. इन शॉर्ट डीमेटेरियलाइजेशन कुछ नहीं है बच्चों, जैसे आप कैश आप बैंक में जमा करा देते हो तो आपके पास कैश चला जाता है और आपको एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री मिल जाती है कि बैंक कहता है आपके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं. तो डीमेटेरियलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जहां पे आप फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट अपने कैंसिल करवा देते हो और उसकी जगह आपको क्या मिल जाता है, उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक एंट्री मिल जाती है डिपोजिटरी के पास कि आपका अकाउंट खुल गया कि आपके अकाउंट में इतने शेयर्स पड़े हुए हैं. तो प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमेटेरियलाइजेशन. यानी कि अपने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना इज डीमेटेरियलाइजेशन. पुराने शेयर कैंसिल करना और अपने शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना इज डीमेटेरियलाइजेशन. समझ आ गया बच्चों. अब जो इसमें क्या करना होता है, एक हमें डीमैट अकाउंट खुलाना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के बाद, जिसे बोलते हैं डिपोजिटरी. एक तरह से डिपोजिटरी क्या है, शेयर एक बैंक है जो शेयर्स का बैंक है. जैसे नॉर्मल बैंक पैसे रखते हैं, ये डिपोजिटरी शेयर्स रखता है अपने बाद आपके और आपको एक एंट्री दे देता है. ऑल इनिशियल पब्लिक ऑफर, आज के डेट में जो जितने भी इनिशियल पब्लिक ऑफर्स होते हैं, आईपीओज होते हैं, ये मैंडेटरी है कि उनको इशू करना डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म में. यानी कि जो जितने भी न्यू इशू हो रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है बच्चों कि डीमेट में ही जितने भी न्यू शेयर प्राइमरी मार्केट के इशू होते हैं उनके लिए कंपलसरी है डीमेट फॉर्म में ही शेयर उनको इशू करना. अब जो पुराने जमाने के हैं उसमें 99% ट्रेड आपका डीमेट के थ्रू हो रहा है. हाँ 1% क्योंकि वो पुराने जमाने में फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट थे तो अब सिर्फ 1% ट्रेड रह गया फिजिकल के थ्रू लेन देन होता है, मतलब सिक्योरिटी ट्रांसफर होते हैं. बाकी 99% जो सेकेंडरी मार्केट है वो तो डीमेट के थ्रू ही चल रहा है. जो सेबी ने ना कंपलसरी कर दिया कुछ सिक्योरिटीज के लिए कि आपको नहीं, वो कुछ सिक्योरिटीज के लिए तो सिलेक्टेड सिक्योरिटीज के लिए कंपलसरी कर दिया कि आपको उसके लिए तो आपको डीमेट के थ्रू ही ट्रेड करना पड़ेगा, परचेज सेल करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं कर सकते. जो सिलेक्टेड सिक्योरिटी है जो सेबी को इंपॉर्टेंट लगती है. तो वो जो एडवांटेज ऑफ डीमेट ये है, जो डीमेटेरियलाइजेशन का ये है, कोई डेंजर नहीं रहता, लॉस का, कोई घूमने का कोई दिक्कत नहीं. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देखो कैश गुम सकता है लेकिन जो बैंक में जो पैसा है वो गुम नहीं सकता. इसी तरह शेयर भी गुम नहीं सकते. नो डेंजर लॉस, कोई चोरी नहीं हो सकता. कैश चोरी हो सकता है ना, इसलिए जो कैश बैंक में होगा चोरी नहीं हो सकता. इसी तरह यहाँ पे शेयर चोरी नहीं हो सकते. फोर्जरी और शेयर सर्टिफिकेट, कोई जो जाली नोट होते थे जैसे यहाँ जाली सर्टिफिकेट नहीं हो सकता, कोई आपके साइन करके बेच नहीं सकता. बच्चों यहाँ पे याद रखने वाली बात है रीमेटेरियलाइजेशन. रीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है कि जैसा आप बैंक से कभी भी कैश निकाल सकते हो तो वो फिजिकल फॉर्म में आ जाता है कैश. इसी तरह आप शेयर को भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट ले सकते हो. दैट इज कॉल्ड रीमेटेरियलाइजेशन. तो यहाँ पे भी आप रीमेटेरियलाइजेशन डीमेटेरियलाइजेशन कभी भी कर सकते हो. यानी आप कभी भी अपने डीमेट अकाउंट से शेयर सर्टिफिकेट ले सकते हो. जैसे आप कैश बैंक से कभी भी निकाल सकते हो, यहाँ पे इसी तरह आप रीमैट भी करवा सकते हो. आप जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़े हो आप फिजिकल शेयर फॉर्म में कभी भी करवा सकते हो. इस तरह कभी भी वो फिजिकल शेयर दोबारा से एंटर करके दोबारा से डीमैट करा सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. इट इज जस्ट लाइक अ बैंक सिस्टम कि बैंक में आप कभी भी पैसा जमा करा सकते हो, कैश जमा करा सकते हो, कैश निकाल सकते हो. तो जब आप कैश जमा कराते हो तब वो डीमैट हो जाता है कैश, और जब कैश निकालते हो रीमैट हो जाता है. इसी तरह शेयर सर्टिफिकेट आप जब शेयर से आप जब जो डिपोजिटरी से अपने शेयर सर्टिफिकेट वापस ले लेते हो तो दैट इज कॉल्ड रीमेटेरियलाइजेशन. और जब आप उन्हें शेयर सर्टिफिकेट देके इलेक्ट्रॉनिक एंट्री लेते हो दैट इज डीमेटेरियलाइजेशन. वो जो डिमांड सिक्योरिटीज कैन बी जो डीमैट्स हो रही है, डीमैट सिक्योरिटीज होनी चाहिए. जो डीमैट सिक्योरिटीज जो होती है ना, आप इन डीमैट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट आप प्लेज करके बैंक के किसी को आप प्लेज भी कर सकते हो. डीमैट सिक्योरिटीज कैन बी प्लेज और हाइपोथेटिक, गिरवी भी रख सकते हो और उसके अगेंस्ट लोन भी लिया जा सकता है. जो आप शेयर्स खरीदते बेचते हो डीमैट सिस्टम के, तो ये ब्रोकर शेयर ब्रोकर या की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके अकाउंट में करेक्ट शेयर सर्टिफिकेट ऐड हो या क्रेडिट हो और या डेबिट हो. यानी जानिए आप जो बेचते हो ये ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके शेयर आपके अकाउंट में से करेक्ट सब्ट्रैक्ट हो, या जब परचेज करते हो तो ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अकाउंट में एडिशन हो. यानी अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ब्रोकर रिस्पॉन्सिबल होगा, आपको कंपनसेट करेगा इसके लिए. हाँ जी बच्चों, ये जो है कोई आप देख रहे होंगे बच्चों, ये सारा हमारा एक सिस्टम है, प्रोसीजर है, तो उसको रटने की जरूरत नहीं है. आप इसे समझिए और इसे अपने वर्ड्स में अगर आप लिखकर भी आएंगे तब भी बच्चों ये आपके वर्ड्स में ही लिखना है, रटने वाला है ही नहीं. इस प्रोसीजर को आपको समझाना है और कुछ नहीं करना. तो जो मैंने आपको डायग्राम से थ्रू समझाया, बस मैंने उसको एक पॉइंट फॉर्म में लिख दिया.
आपको रटना नहीं है बच्चों, अपने जो आपने समझा अगर उसको भी आप लिखा होंगे तो हो जाएगा। तो हमने क्या उस डायग्राम्स वगैरह में किया है, पहला करना क्या आपको, सबसे पहले अगर आपको शेयर्स खरीदने बेचने हैं तो वर्किंग और डीमैट सिस्टम क्या है जो हमने उस डायग्राम के थ्रू समझी थी, क्या है बच्चों, आपको मान लो आप इन्वेस्टर हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करना है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में भी ब्रोकर, शेयर ब्रोकर जो स्टॉक एक्सचेंज में हो, या बैंक्स हो सकता है, या फिर अगर फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हो सकती है। तो फर्स्ट आपका क्या है, एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चुनो, दैट में भी ब्रोकर, दैट में भी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी और बैंक। दूसरा बच्चों आपको उनके पास अकाउंट खुलवाना है डीमैट, उनके थ्रू डिपॉजिटरी में कोई भी डिपॉजिटरी चूज कर लीजिए, एनएसडीएल या सीडीएसएल जो मैंने आपको बताया था, वहां पे उनको पहले तो एक उनको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है उन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, और एक इनके थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाना है डिपॉजिटरी के पास, दैट में भी एनएसडीएल और सीडीसीएल जो मैंने आपको बताया था, एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देंगे ही आपको, और डॉक्यूमेंटेशन आपको कंप्लीट करनी है, अपने शेयर सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, केवाईसी भी बोलते हैं, पैन कार्ड देना होगा, पावर अटॉर्नी देनी होगी कि वो आपके बिहाफ पे डील कर सकते हैं, अपनी फोटोग्राफ्स देनी होगी। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है इनके पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का, और इनके थ्रू आप वो खुलवा लेंगे डिपॉजिटरी के पास डीमैट अकाउंट। फिर जो अपने आपके जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देने होंगे along with the dematerialization requisition form duly filled, और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो देने होंगे। फिर आपका जब डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, फिर अच्छा ये तो हुआ अगर आपका ऑलरेडी पहले से शेयर है। मान लो अगर आप नए शेयर अप्लाई कर रहे हो थ्रू पब्लिक ऑफर, तो जब आप अप्लाई करते हो तो बस आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की डिटेल देनी होती है और डीमैट अकाउंट देना होता है। शेयर्स जो अलॉट होते हैं आपको, कंपनी जो शेयर अलॉट करती है, शेयर रजिस्टर आपको अलॉट करता है, सीधा आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आपके क्रेडिट हो जाते हैं। जिस तरह बैंक में जैसे कोई पैसे आते हैं तो आपके अकाउंट में आता है ना मैसेज, यूर दिस अमाउंट इज क्रेडिट टू योर अकाउंट, तो यहाँ पे कंपनी जब आपको शेयर अलॉट करेगी तो डीमैट अकाउंट से आपको मैसेज हो जाएगा इतने शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। फिफ्थ स्टेप है जो अगर आपने शेयर होल्ड कर दिए अब उसके बाद मान लो आपका शेयर आ गए हैं, अब आप शेयर बेचना चाहते हो तो आपको ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन देनी होगी, जो आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जो आपका ब्रोकर है, आपको इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि मेरे शेयर बेचने हैं, तो वो आपके अकाउंट में से जो डिपॉजिटरी के पास जो अकाउंट पड़ा हुआ है उसके थ्रू ब्रोकर वो आपके शेयर डेबिट हो जाएंगे। आप मतलब एक तरह से आपके अकाउंट में से उतने शेयर कम हो जाएंगे, और वो शेयर कहाँ चले जाएंगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू डेबिट द अकाउंट नंबर ऑफ शेयर। हम उसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि भाई हमने ये शेयर थ्रू ब्रोकर बेच रहे हैं, तो एक तरह से वो ब्रोकर है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी को कहेगा इनके अकाउंट में से ये शेयर माइनस कर दो, यानी डेबिट कर दो। जब जिस तरह बैंकिंग सिस्टम है, जब पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं तो क्या होता है, जब आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं तो आपको आता है ना मैसेज यूर अकाउंट इज बीन क्रेडिटेड, और जब आपके अकाउंट से पैसे निकलते हैं तो आप यूर अकाउंट इज डेबिटेड। सेम है, शेयर अगर आए तो आपके शेयर आपके अकाउंट से उतने नंबर ऑफ शेयर से क्रेडिट हो जाएगा, जब अगर आप बेचोगे तो आपके शेयर डेबिट हो जाएगा। तो अगर आप शेयर बेचते हो तो आपको थ्रू ब्रोकर बेच रहे हो तो ब्रोकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि भैया मेरे अकाउंट से इतने नंबर ऑफ शेयर डेबिट कर दिया जाए, तो आपके अकाउंट से उतने शेयर डेबिट कर दिए जाएंगे। वो शेयर जाएंगे कहाँ, फिर वो शेयर 5 स्टेप नोट कर लीजिएगा, जो पोस्ट करके ये 5 स्टेप्स नोट कर लीजिएगा। अगर आप पेपर में अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके माइंड में स्टेप्स क्लियर होने चाहिए कि पहला भैया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चुनना है। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, दूसरा स्टेप है आपको उसका अकाउंट खुलवाना है विद नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन लाइक पैन कार्ड, पावर ऑफ अटॉर्नी। तीसरा आपको लिखना है कि अगर आपका उसके बाद फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है तो आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दे देने हैं, वो आपके डिपॉजिटरी को देगा, वो आपके शेयर कैंसिल करके आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या है, अगर आपका याद रखना है आप नए शेयर इनिशियल पब्लिक ऑफर्स में इशू कर रहे हैं तो आपको क्या है, सीधा आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की डिटेल देनी है और डीमैट फॉर्म की डिटेल देनी है, और आपको सिंपल आपके अकाउंट में शेयर जब कंपनी शेयर अलॉट करेगी तो आपके अकाउंट में चल जाएंगे। छठा स्टेप, 5वां स्टेप मैंने क्या बताया बच्चों, अगर आप शेयर होल्ड कर रहे हो थ्रू ब्रोकर तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्शन दो कि मेरे अकाउंट से इतने शेयर डेबिट कर दिया है। आपने शेयर ब्रोकर के थ्रू बेचे हैं तो आपके अकाउंट में से, आपके डीमैट अकाउंट से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उतने शेयर आपके डिडक्ट कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, 6th स्टेप, हाँ जी बेटा 6th स्टेप आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, वो जो ब्रोकर है 6th स्टेप है, ब्रोकर इंस्ट्रक्शन देगा, ब्रोकर गिव इंस्ट्रक्शन, या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इंस्ट्रक्शन देगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या ब्रोकर जो भी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जिसे हम डीपी कहते हैं, जो इट में बी अ ब्रोकर, इट में बी अ फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, और ब्रोकर कह लो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और ब्रोकर आपका इंस्ट्रक्शन देगा, गिव इंस्ट्रक्शन टू द डिपॉजिटरी
टू ट्रांसफर शेयर्स, या कह रहा टू डिलीवर द शेयर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज, टू डिलीवर द शेयर्स टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को डिलीवर कर दिए जाएंगे और वो अल्टीमेटली वहां से स्टॉक एक्सचेंज से, एंड देन स्टॉक एक्सचेंज क्रेडिट द अकाउंट ऑफ बायर, क्रेडिट द डिपॉजिटरी अकाउंट, क्रेडिट द डीमैट अकाउंट ऑफ बायर, डीमैट अकाउंट ऑफ द बायर वेयर ही विद द डिपॉजिटरी, जिसका उसका डिपॉजिटरी होगा। यानी इसका सिंपल सी मतलब बात है भैया कि यहाँ पे क्या होगा कि आप जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इंस्ट्रक्शन देगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या जो भी ब्रोकर है वो इंस्ट्रक्शन देगा डिपॉजिटरी को कि भैया हमारे जो इस पर्सन के शेयर से डिलीवर करके इसे बेच दिया, इसके शेयर डिलीवर कर दो स्टॉक एक्सचेंज। फिर स्टॉक एक्सचेंज जिस बंदे ने बाय किया है उसके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करवा देगी, उसके डिपॉजिटरी के जहां पे जो जिसने बायर है, जिसका जहां पे बायर का डीमैट अकाउंट है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सिंपल प्रोसीजर है जो, ये आपको लग रहा होगा बड़ा लंबा प्रोसीजर है, कोई लंबा प्रोसीजर नहीं होता, बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। जैसे मैं आपको पेटीएम के स्टेप बताऊं तो आपको लगेगा बड़ा लंबा है, बड़ा मुश्किल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको पता है पेटीएम से कितनी जल्दी पेमेंट होती है, जस्ट लाइक पेटीएम सिस्टम ही है। तो यहाँ पे आपका वही है, ब्रोकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कहता है कि इसके अकाउंट में से, डीमैट अकाउंट में से इलेक्ट्रॉनिकली इसके अकाउंट में से काट दो पैसा और स्टॉक एक्सचेंज दे दो। स्टॉक एक्सचेंज इमीडिएटली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही उसके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में जो बायर होता है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। फिर 7th स्टेप है बच्चों कि पेमेंट हो जाती है। 7th स्टेप इज पेमेंट, कि भैया डिलीवरी हो गई है देन पेमेंट। तो 7th स्टेप है जो पेमेंट का, ब्रोकर को पेमेंट रिसीव हो जाती है, ब्रोकर रिसीव पेमेंट एंड पे द पर्सन फॉर द शेयर हेड। और ब्रोकर को पेमेंट या डिपॉजिटरी पार्टी से रिसीव हो जाती है पेमेंट एंड, और वो पे कर देता है एंड पे द पर्सन जिसने शेयर होल्ड किया, एंड पे द पर्सन फॉर द शेयर हेड, जिसने शेयर होल्ड किया उसको पैसे दे दिए जाते हैं। ये सारा जो बेटा प्रोसीजर होता है ना, ये T+2 डेज में होना चाहिए। सेटलमेंट पीरियड बोलते हैं इसको, ट्रांजेक्शन डे प्लस सेटलमेंट पीरियड। यानी जो आपकी डिलीवरी करनी है, ये याद रखने वाली बात है कि सारा जो आपका जो डिलीवरी, जो हमने डिलीवरी करनी है शेयर्स की, जो एक अकाउंट से, एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में जाना है और क्या कहते हैं पेमेंट आनी है, और T+2 डेज में होना चाहिए। ट्रांजेक्शन डे प्लस 2 डेज में आपकी डिलीवरी भी हो जानी चाहिए शेयर्स की और पैसे भी आ जाने चाहिए। जैसे किसी बंदे ने किसी अपने इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स बेचे मंडे को, तो मंडे से 2 दिन गिनो, वेडनेसडे तक आपको डिलीवरी भी हो जानी चाहिए। और मान लो ए ने बी को गुड्स बेचे अपने डिपॉजिट पार्टिसिपेंट, तो जिस दिन मंडे को बेचे हैं तो वेडनेसडे तक आपके ए को बी को डिलीवरी भी हो जानी चाहिए और बी को ए द्वारा पेमेंट भी होनी चाहिए। तो ये सारा सेटलमेंट पीरियड होता है, इसे ट्रांजेक्शन डे प्लस 2 डेज कहते हैं, इसे सेटलमेंट पीरियड बोलते हैं। इसके दौरान आपकी डिलीवरी भी हो जानी चाहिए और पेमेंट भी हो जानी चाहिए। हम जो डिपॉजिटरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि डिपॉजिटरी क्या है, एक तरह का इंस्टीट्यूशन है और ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटीज रखती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्टर की। इट इज लाइक ए जस्ट लाइक अ बैंक, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो इसमें बैंक है, बस बैंक किस चीज़ का है, शेयर्स का, सिक्योरिटीज का, शेयर डिबेंचर, इसे आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी इज अ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो मेरे साथ बोलिए, शेयर, इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब ये जो किसके बिहाफ पे काम करता है, इट इज एक्ट लाइक अ बैंक, मैंने बताया इट एक्ट लाइक अ बैंक एंड कीप सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, और अपने पास सिक्योरिटी रखता है इन्वेस्टर्स की, ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, अपने पास रखता है, जैसे आप बैंक आपका पैसा उस आपके बिहाफ पे अपने पास रखता है, कैश अपने पास रखता है, उसी तरह यहाँ पे सिक्योरिटीज अपने पास रखी जाती है। तो जो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमिक सिस्टम है ये, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटीज के अकाउंट ओपन कर सकते हो, कभी भी आप शेयर्स जमा करा सकते हो, कभी भी आप शेयर्स उसमें निकाल सकते हो। जैसे बैंक से आप कभी भी पैसे जमा करा सकते हो, कभी पैसे निकाल सकते हो। इसी तरह कभी भी आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि हमने शेयर बेच दिया है, एक जिसको बेचे उसके, जब आप बेचते हो तो आपके अकाउंट में से निकल के उसके अकाउंट में चले जाते हैं। कभी भी आप कर सकते हो ये चीज़। बच्चों यहाँ पे कोई नो पेपर वर्क, यहाँ पे कोई पेपर वर्क नहीं होता। जब भी आप शेयर सर्टिफिकेट इसके बारे में यहाँ पे कोई शेयर सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होते, वो ले लिए जाते हैं। उसके बाद कोई फिजिकल पेपर वर्क वगैरह नहीं होता है। यहाँ जब कोई ट्रांसफर भी करते हो आप एक से दूसरे को, तब भी कोई पेपर वर्क नहीं होता।
ऑल ट्रांजेक्शन सेटल विद अ ग्रेटर स्पीड एंड एक्यूरेसी। जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, आप देखो, आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पैसे देने हैं तो हम आजकल पेटीएम से करते हैं, यानी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करते हैं, कितनी स्पीड से मनी ट्रांसफर होती है। उससे यहाँ पे शेयर से बहुत स्पीड और एफिशिएंसी एक्यूरेसी के साथ ट्रांसफर होते हैं। अगर हम बात करें बच्चों, हमारे देश में दो तरह की है, ये हमारे देश में दो तरह की डिपॉजिटरी है, एक है NSDL और एक है CSDL। जो NSDL की फुल फॉर्म क्या है, ये आ सकती है एक नंबर में, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL। जो ये जो NSDL है और ये है CSDL, सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। वो जो ये NSDL की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ जॉइंट वेंचर, ये जॉइंट वेंचर है UTI का, इन्होंने मिलकर बनाई है, UTI ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, UTI, इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ UTI, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, और है आपकी IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि नेशनल IDBI, ये याद रख लीजिएगा कि जो आपकी NSDL है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ UTI, नेशनल NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया, IDBI। जो ये सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है इंडिया की, पहली और सबसे बड़ी यही है। और क्या कहते हैं हम, CSDL सिक्योरिटी, सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और उसमें बैंक ऑफ इंडिया, BOI बैंक ऑफ इंडिया की जॉइंट वेंचर है। ये सेकेंड मोस्ट है, बस इंडिया में दो ही हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो आपकी जो डिपॉजिटरी है, जो आपकी जितनी भी आपकी डिपॉजिटरी होती है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, जितनी भी ये जो आपकी डिपॉजिटरी हैं वो कैसे वर्क करती हैं। डिपॉजिटरी जो वर्क करती है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू वर्क करती हैं। डिपॉजिटरीज वर्क थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जनरली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, अब मैंने पहले ही बताया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपके शेयर ब्रोकर होते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या तो आप शेयर ब्रोकर हो सकते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट शेयर ब्रोकर हो सकते हैं, और बच्चों कौन हो सकता है, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हो सकती हैं, बैंक्स हो सकते हैं। ये जो डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो इंटरमीडिएरीज हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं आर इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड विद डिपॉजिटरी। ये इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड होते हैं डिपॉजिटरी से। और ये जो डिपॉजिटरी को मैं DP लिखूंगा आगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ताकि शॉर्ट हो जाए। आप पेपर फुल फॉर्म लिखे ना, DP इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज अ इंटरमीडियरी, ये इंटरमीडियरी है बिटवीन, तो DP इज अ इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर्स, जिन्होंने शेयर्स में सिक्योरिटीज में डील करना होता है, एंड डिपॉजिटरी। यानी ये जो अगर इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी के थ्रू डील करना है तो पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ही डील करना होता है। तो डिपॉजिटरी DP इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी। यानी डायरेक्ट आप डिपॉजिटरी के पास डायरेक्ट आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते, आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ही एक्ट करना पड़ता है बच्चों। तो ये एक तरह का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट याद रखने वाली बात है, इंटरमीडियरी है बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी। ठीक है बच्चों, अब आपको जो भी शेयर खरीदने बेचने हैं, किसी भी इन्वेस्टर को शेयर खरीदने बेचने हैं और डिपॉजिटरी, तो उन्हें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एक इन्वेस्टर को बाइंग और सेलिंग करने के लिए सिक्योरिटी थ्रू अ ब्रोकर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू जाना होता है। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही डिपॉजिटरी से आपका अकाउंट मेंटेन करवाता है और आपके अकाउंट में प्लस या माइनस कराता है। तो जो ये था हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम।